स्वागत है आप सभी का टारगेट विथ लोकेश में। साहित्यिक हिंदी का पेपर है जो 18 फरवरी 2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ हल करके आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। यदि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो ये मेरी गारंटी है कि आप बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में हिंदी में 95 प्लस अंक जरूर लेकर आओगे। मेरे प्यारे बच्चों, यह एक वायरल पेपर है, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। सेम ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो सभी लोग वीडियो को कर देंगे लाइक, चैनल पर नए होंगे चैनल को करेंगे सब्सक्राइब। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। खंड का प्रश्न नंबर 1 का है। प्रश्न नंबर 1 में 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 का है, श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार हैं। कमेंट करेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र, महादेवी वर्मा, गोसाई विट्ठलनाथ, राधा चरण गोस्वामी। तो श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार हैं गोसाई विट्ठलनाथ। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 1 का है, ब्राह्मण पत्र के संपादक हैं प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट या फिर राधा चरण गोस्वामी, लल्लू लाल। कमेंट करेंगे। तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं प्रताप नारायण मिश्र। प्रश्न नंबर 1 का ग है, खड़ी बोली गद्य के जनक हैं जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, इनमें से कोई नहीं। तो खड़ी बोली गद्य के जनक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, रसज्ञ रंजन कृति के लेखक हैं श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेखा चित्र पर आधारित रचना है मुद्रा राक्षस, साहित्य लोचन, अतीत के चलचित्र, अंतरिक्ष की यात्रा। तो मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की रचना है, साहित्य लोचन बाबू श्याम सुंदर दास की रचना है, और अंतरिक्ष की यात्रा किसकी रचना है आप कमेंट करके बताएंगे। रेखा चित्र पर आधारित रचना है अतीत के चलचित्र। तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, और अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा की रचना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 का है, हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को, सुमित्रानंद पंत को, अज्ञेय को, सराहपा को। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को नहीं, हिंदी साहित्य का प्रथम कवि सिद्ध सराहपा को माना जाता है। तो तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी गद्य साहित्य के जनक कहे जाते हैं। सुमित्रानंद पंत को प्राकृतिक का सुकुमार कवि कहा जाता है। तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1949, 1952, 1969, 1962। तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1959। अब यहाँ पर देखिएगा, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1951। तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1959। चौथा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1979। और चारों सप्तक के संपादक हैं सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्ययन, अज्ञेय। इसके बाद अगला प्रश्न है, क्या कह रहा है, कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं भूषण को कहा जाता है, घनानंद को, केशव दास को, या फिर मलिक मोहम्मद जायसी को। तो कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है केशव दास को। इसके बाद है, सामधानी काव्य के रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, नरेंद्र शर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र। तो सामधानी काव्य के रचयिता कौन हैं? रामधारी सिंह दिनकर। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ रीतिकालीन काव्य परंपरा से संबंधित है? बिहारी सतसई या फिर अखरावट, उर्वशी, कामायनी। तो बिहारी सतसई, और ये बिहारी लाल की रचना है। अखरावट मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, और कामायनी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, और उर्वशी रचना पर रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो कितने अंक का गद्यांश है? 10 अंक का। ठीक है, 2-2 नंबर के प्रश्न होते हैं।
5 प्रश्न होते हैं। कुल मिलाकर के गद्यांश 10 नंबर का पूछा जाता है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट गद्यांश है, इसको आप जरूर तैयार करके जाएंगे। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियाँ भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य का प्रतीक बन जाते हैं। देखिए यहाँ पर धरती शब्द मिल गया, माता शब्द मिल गया, जन शब्द मिल जाए, पृथ्वी मिल जाए, भूमि मिल जाए, तो आप समझ जाइए राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से लिया गया है। तो पहला क्वेश्चन है उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। तो पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम है वासुदेव शरण अग्रवाल। इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, पृथ्वी की देह को किसने और किस तरह सजाया है। तो पृथ्वी के देह को नदियों ने सजाया है। नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर विभिन्न प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी को सजाया है। अगणित और अबुद्धे शब्दों का अर्थ, अगणित का मतलब होता है अनगिनत या असंख्य, अबुद्धे का मतलब होता है उन्नति या फिर विकास। इसके बाद है धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है। धरती वसुंधरा इसलिए कहलाती है क्योंकि इनकी कोख में अमूल्य निधियाँ भरी हैं जो जीवन और आर्थिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके बाद है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या किसकी करना है, जिसकी रेखा खींची हुई है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की। चलिए देख लेते हैं इसकी व्याख्या कैसे करना है। इस अंश में यह बताया गया है कि धरती में अनगिनत खजाने छिपे हैं जो हमारी आर्थिक प्रगति के लिए आवश्यक है। नदियों द्वारा बनाई गई मिट्टियाँ और जड़ पत्थर जब कुशलता से शिल्पियों द्वारा संवारे जाते हैं तो इस सौंदर्य का प्रतीक बन जाते हैं। यह संकेत करता है कि हमें पृथ्वी की इन अमूल्य संपत्तियों का सही ढंग से उपयोग और संरक्षण करना चाहिए ताकि हम आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्धि हो सके। फिर यहाँ पे अथवा करके दिया हुआ है, इसको भी देखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति के भरण पोषण की, उसके शिक्षण की, जिससे वह समाज के एक जिम्मेदार घटक के नाते अपना योगदान करते हुए अपने विकास में समर्थ हो सके, उसके लिए स्वस्थ एवं क्षमता की अवस्था में जीविकोपार्जन की और यदि किसी भी कारण वह संभव ना हो तो भरण पोषण की तथा उचित अवकाश की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी समाज की है। प्रत्येक सभ्य समाज इसका किसी न किसी रूप में निर्वाह करता है। प्रगति के यही मुख्य मानदंड हैं। अतः न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी, शिक्षा, जीविकोपार्जन के लिए रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण को हमें मूलभूत अधिकार के रूप में स्वीकार करना होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है उपयुक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम। पाठ का नाम है प्रगति के मानदंड और लेखक का नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। इसके बाद दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या। व्याख्या किसकी करना है, यानी जिसकी रेखा खींची हुई है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की करना है व्याख्या। तो चलिए देख लेते हैं व्याख्या। लेखक का कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति का भरण पोषण, शिक्षा और रोजगार की व्यवस्था समाज की जिम्मेदारी है। अगर किसी व्यक्ति को जीविकोपार्जन में कोई कठिनाई होती है तो समाज को उसकी सहायता करनी चाहिए। यह न केवल व्यक्ति की भलाई के लिए जरूरी है बल्कि समाज के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। सभ्य समाज को इस जिम्मेदारी को निभाना चाहिए ताकि हर व्यक्ति अपने विकास के लिए सक्षम हो सके। इसके बाद तीसरा है लेखक के अनुसार मनुष्य के विकास में समाज की क्या भूमिका है। तो लेखक के अनुसार समाज का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि वह हर व्यक्ति के विकास में सहयोग करे। समाज को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर व्यक्ति को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा मिले ताकि वह समाज का जिम्मेदार सदस्य बन सके और अपने विकास में सफल हो सके। इसके बाद अगला प्रश्न है मनुष्य की प्रगति के मुख्य मानदंड क्या है। तो पहला है न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी, शिक्षा, जीविकोपार्जन के लिए रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, कल्याण। इसके बाद अगला प्रश्न है लेखक के अनुसार मनुष्य के मूलभूत अधिकार क्या होने चाहिए, मूल अधिकार क्या होने चाहिए। तो लेखक के अनुसार मनुष्य के मूल अधिकारों में निम्नलिखित शामिल होने चाहिए। पहला है न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी, शिक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार। इसके बाद चौथा नंबर प्रश्न है निम्नलिखित पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये भी 10 अंक का होता है मेरे प्यारे बच्चों और मोस्ट इंपॉर्टेंट पद्यांश है। कान दूत केंदो ब्रह्म दूत पधारे आप। गोपिया उद्धव से कहते हैं उद्धव आप श्री कृष्ण के दूत बनकर आए हैं या फिर ब्रह्म के दूत बनकर आए हैं। धारे प्रण फेरन को मत ब्रजबारी की, आपने तो मुझ ब्रजबालाओं की बुद्धि को पलटने का ठेका ले लिया है। कहे रत्नाकर, कवि रत्नाकर जी कह रहे हैं। फिर गोपियाँ कहती हैं कि आप प्रेम की रीति को नहीं जानते हैं, आप अनाड़ियों की तरह व्यवहार कर रहे हैं।
मान्यो हम कान ब्रह्म एक ही कहे जो तुम। आपने जो कहा हमने मान लिया कि श्री कृष्ण और ब्रह्म एक ही है। तो हूँ हमें भावत न भावना अन्यारी की, फिर भी हमें श्री कृष्ण से अन्यत्र भावना अच्छी नहीं लगती। जय हैं बन बिगर न बरिता बरित की, बूंदता बिलई है बूंद विवश विचारी की। यदि यदि समुद्र में एक बूंद मिला दिया जाए तो समुद्र का कुछ बनता बिगड़ता नहीं है, लेकिन उस बेचारी बूंद का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। तो ये कहाँ से लिया गया है? उद्धव प्रसंग से। ठीक है, पाठ और रचयिता का नाम लिखना है। तो उद्धव प्रसंग है पाठ का नाम, जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं क्या? कवि का, कवि का नाम है। गोपियों ने किसे और क्यों अनाड़ी कहा है? तो गोपियों ने कान्हा को अनाड़ी कहा है क्योंकि उनकी प्रेम भावना और निस्वार्थ प्रेम को नहीं समझ पाई। गोपियों का मानना था कि कान्हा ने उन्हें धोखा दिया है, इसलिए वे उन्हें अनाड़ी मानती हैं। अनीति और भावत शब्दों का अर्थ, तो अनीति का मतलब होता है अन्याय और भावत का अर्थ होता है प्रेम करना। कान दूत केंद्रो ब्रह्म दूत पधारे आप पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो है दूत और पधारे शब्दों का समान ध्वनि का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार है। इसके बाद है रेखांकित अंश की व्याख्या, तो मैंने पूरी आपको बता दिया है। फिर यहाँ पे अथवा करके दिया है, सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार, तो इसे दे फेंक तज मोह स्मृति के पार। हो चुका है सिद्ध है तू शीश भी नादान, फूल काटो कि तुझे कुछ भी नहीं पहचान। खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखी है बड़ी आधार। मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, ये अभिनव मनुष्य से लिया गया है और रामधारी सिंह दिनकर इसके क्या हैं? कवि हैं। फिर दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो ठीक है, तो व्याख्या किसके करना है? चलिए हम पूरे की व्याख्या बता देते हैं। ठीक है, तो इन पंक्तियों में कवि ने मानव को चेतावनी दी है कि यदि विज्ञान एक तलवार के समान है तो इसे छोड़ देना चाहिए। यह चेतावनी इसलिए है क्योंकि मानव अभी भी शिशु और नादान है और उसे विज्ञान के खेल में उलझना नहीं चाहिए। कवि यह बताना चाहते हैं कि मनुष्य को विज्ञान की तीखी धार और उसके संभावित नुकसान के बारे में समझना चाहिए। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने मानव को किसके प्रति सचेत किया है? तो कवि ने मानव को विज्ञान के प्रति सचेत किया है। उन्होंने यह कहा है कि विज्ञान की शक्ति और उसके उपयोग में सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि यह न केवल ज्ञान का स्रोत है बल्कि इसमें खतरनाक पहलू भी हो सकते हैं। इसके बाद है विज्ञान रूपी तलवार के संदर्भ में कवि ने क्या कहा है? तो कवि ने कहा है कि विज्ञान तलवार के समान है, तो मनुष्य को इसे छोड़ देना चाहिए क्योंकि वह अभी नादान है। विज्ञान के साथ खेलने का साहस नहीं करना चाहिए क्योंकि इसकी धार तीखी है और ये अंगों को काट सकती है। इससे यह संकेत मिलता है कि विज्ञान का उपयोग बहुत सावधानी से करना चाहिए। इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रस्तुत पद्यांश में प्रयुक्त रस एवं अलंकार का नाम लिखिए। तो इसमें वीर रस है और उपमा अलंकार है। इसके बाद 5 का नंबर है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, हरिशंकर प्रसाई। तो इसका वीडियो आपको बहुत ही जल्द मिलने वाला है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। फिर यहाँ पर कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी साहित्यिक विशेषताओं को लिखिए। भारतेंद्र हरिश्चंद्र, महादेवी वर्मा और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवोत। इसके बाद 6 नंबर है, पंचलाइट कहानी के प्रमुख पात्र का चित्रण, ठीक है, अथवा कहानी तत्वों के आधार पर खून का रिश्ता अथवा लाठी कहानी की समीक्षा कीजिए। तो इसका वीडियो भी आपको जल्द ही मिलने वाला है। इसके बाद 7 नंबर है, 100 पठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड काव्य के एक प्रश्न का उत्तर लिखिए। ठीक है, शब्द सीमा 80 शब्द है और 5 अंक का है। तो ये अलग अलग जिले के लिए अलग अलग खंड काव्य होता है, तो इसको आप तैयार करेंगे। इसके बाद है खंड खा, प्रश्न नंबर 8 का। निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। कितने अंक का होता है? 7 अंक का। तो चलिए इसका अर्थ देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और अन्य भास भारवी भवभूत आदि महाकवि अपने ग्रंथ से आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान है। यह भाषा हमारी माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता, संस्कृत की एकता संस्कृत से सुरक्षित रखी जा सकती है। यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन और श्रेष्ठ है, इसलिए ठीक ही कहा गया है, भाषाओं में मुख्य, मधुर और अलौकिक संस्कृत भाषा है। इसके बाद में देखिए यहाँ पर संदर्भ कैसे लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के संस्कृत भाषाएं महत्तम नामक पाठ से अवतरित है। फिर यहाँ पे अथवा करके दिया है, भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यदा अयम षोडशा वर्ष देशे आसी तदा से कनेसी भगिनी विसूचका पंचत्वम गता। ठीक है, जब वे लगभग 16 वर्ष के थे तब उनकी छोटी बहन की
मृत्यु हैजे से हो गई। ठीक है। 3 वर्षों के उपरांत इनके चाचा भी स्वर्ग सिधार गए। इन दोनों को मृत्यु देख करके इन दोनों की मृत्यु देख करके इनके मन में प्रश्न उठा कि मृत्यु की भय से कैसे मुझे और कैसे इस संसार को मुक्ति मिल सकती है। ऐसा विचार करते हुए इनके हृदय में अचानक वैराग्य का दीपक जल उठा। एक दिन सूर्य के अस्त होने पर एक दिन सूर्य के अस्त होने के उपरांत मूलशंकर ने घर को छोड़ दिया। संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के महर्षि दयानंद नामक पाठ से अवतरित है। इसके बाद है खा नंबर इसका। निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। भी 7 अंक का है। वर्ष परवेगा विपुला पतंत प्रवाहंत वाता समदूर्ण वेगा प्रनष्ट कूला प्रवाहंत शीघ्रम नद्यो जलम विप्रतिपन्न मार्गा। ठीक है। तो वर्ष परवेगा विपुला पतंत, वर्षा की अधिक झड़ी पड़ रही है। प्रवाहंत वाता समदूर्ण वेगा, तेज हवा बह रही है। किनारों को तोड़कर अपना रास्ता बदल करके नदियाँ तेजी से जल को बहा रही हैं। संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के ऋतुवर्णन नामक पाठ के वर्षा खंड से अवतरित है। फिर यहाँ पे अथवा करके दिया है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अर्ध दानो वैरणा गिरजय अर्ध शिवासतम, यानी भगवान शिव का आधा भाग दानों के वैरी विष्णु ने तथा आधा भाग पार्वती ने ले लिया। इस प्रकार भूतल पर शिव की कमी होने से गंगा सागर में, चंद्रकला आकाश में और शेषनाग रसातल में चला गया। ठीक है। सर्वज्ञता और अधिश्वरता आप में चली गई और भिक्षा मुझे मिल गया। संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के भोजस्योदार्यम नामक पाठ से अवतरित है। फिर यहाँ पर है 9 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर देना है। प्राची केदसी अभवत तो प्राची पिंगा अभवत। का भाषा आसामी मातृ सम्माननीय, संस्कृत भाषा आसामी मातृ सम्माननीय। वर्षा काले नगेंद्रा कीर्षा भवंती तो वर्षा काले नगेंद्रा रम्या भवंती। ठीक है। इसके बाद 10 का का, खा और गा है। श्रृंगार रस अथवा विभक्त रस की परिभाषा लिखकर उसका उदाहरण दीजिए। यमक अलंकार अथवा उपमा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। दोहा छंद अथवा कुंडलीय छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका भी वीडियो आपको कल या परसों में मिल जाएगा। फिर 11 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। 9 नंबर का है। तो इसका भी वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद 12 का पहला है। नयनम का संधि विच्छेद ने प्लस अनम होता है। कलाव्यू का संधि विच्छेद कला प्लस यू होता है। वृद्धा का संधि विच्छेद वृद्ध प्लस धा होता है। इसके बाद है निम्नलिखित में से किसी एक पद का विग्रह करके समास का नाम लिखना है। तो अनुरूपम में अव्ययीभाव समास है। श्रेष्ठ पुरुषा में कर्मधारा है और मीनाक्षी में बहुव्रीहि है। इसके बाद 13 नंबर प्रश्न है। बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को प्रार्थना पत्र लिखिए अथवा अपनी गली मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। इसके बाद है 14 का पहला। निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु एवं प्रत्ययों का योग स्पष्ट कीजिए। पुत्रवती, महत्व और दीनता। तो पुत्र शब्द है, मतु प्रत्यय है। ठीक है। इसमें महत शब्द है, तो प्रत्यय है। दीनता में दीन शब्द है, तल प्रत्यय है। इसके बाद है निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का प्रत्यय बताइए। तो गुरुता में गुरु शब्द है, तल प्रत्यय है। भूता में भू शब्द है, अक्त प्रत्यय है। बलवती में बल शब्द है, मतु प्रत्यय है। इसके बाद खा नंबर है। रेखांकित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। आकाशा छात्रे समम स्नाति। सायुक्ते प्रधान सूत्र से तृतीय विभक्ति है। श्री गणेशाय नमः चतुर्थी विभक्ति है।